गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वेक्टम लैटिस पढ़ा था हमने कल, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रेसिप्रोकल जो लैटिस है वो क्या होती है? यानी वेक्टम लैटिस वह लैटिस होता है जो एक उभयनिष्ठ मूल बिंदु से विभिन्न जो समांतर लैटिस है उनके जो लैटिस बिंदुओं के समूह से के अविलंब जो अंतर बिंदु है उनसे प्राप्त होता है। उनसे जो रेसिप्रोकल लैटिस उनसे प्राप्त होता है। तो यहाँ हम जो वेक्टम लैटिस है वो एक सीधी क्रिस्टल लैटिस है, उसके सापेक्ष इसमें अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है। यहाँ हम तीन प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रत्येक वेक्टम लैटिस वेक्टर होता है वो किसी भी क्रिस्टल का जो सीधी लैटिस होती है उसके जो तल है उनके समूह से उनके समूह पर अविलंब होता है, यानी उन पर परपेंडिकुलर होता है। पहला प्रॉपर्टी इसकी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कोई भी जो वेक्टम लैटिस है उसकी एकांक सेल का जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है, आयतन है, वो जो सीधी क्रिस्टल लैटिस है उसके एकांक सेल के आयतन के व्यक्तमानुपाती होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो सीधी क्रिस्टल सेल होती है, कोई भी क्रिस्टल की जो डायरेक्ट लैटिस होती है उसके जो बीच की जो मूल बिंदु से जो बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, यानी जो डिस्टेंस HL है, वो जो रेसिप्रोकल क्रिस्टल है उसके सापेक्ष जो दूरी होती है उसके सापेक्ष ये भी व्यक्तमानुपाती होती है। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी उसके हम डेरिवेशन करेंगे। हम ये सिद्ध करेंगे कि जो व्युत्पन्न लैटिस वेक्टर है वो किसी भी क्रिस्टल की सीधी लैटिस वेक्टर है उसके लैटिस बिंदुओं पर अविलंबता होता है। ये हम सिद्ध करेंगे। तो माना कि कोई भी जो हमारा क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल तल है, उसमें माना कि कोई तीन बिंदुओं से बना हुआ एक तल है। तीन बिंदु मान रहे हैं N1 A वेक्टर, दूसरा है N2 B वेक्टर व N3 C वेक्टर। ये तीन बिंदुओं से बना हुआ कोई तल है। जैसा कोई हमने प्लेन लिया है उसमें हमने ये माना कि इस तल में कोई भी तीन स्थित पोजीशन वेक्टर है। जैसे इसमें तीन पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं हम N1 A वेक्टर माइनस N2 B वेक्टर। एक तो ये पोजीशन वेक्टर माना है, दूसरा माना हमने N1 A वेक्टर माइनस N3 C वेक्टर, और तीसरा पोजीशन वेक्टर है, तीसरा माना हमने दो तो ये हो गया, तीसरा माना है N2 B वेक्टर माइनस N3 C वेक्टर। ये तीन पोजीशन वेक्टर है, ये माना हमने। जो ये प्लेन माना था पहले, इन बिंदुओं से मिलकर बना हुआ एक प्लेन माना है, उसमें तीन पोजीशन वेक्टर है। अब हम ये मान रहे हैं कि माना कोई व्युत्पन्न वेक्टर है, रेसिप्रोकल लैटिस के कारण जो वेक्टर है इन तलों पर अविलंबता है। जो G माना है हमने, क्या माना, वो G रहता है। G बराबर क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, A वेक्टर H प्लस B वेक्टर K प्लस C वेक्टर L। ये हमने व्युत्पन्न रेसिप्रोकल जो लैटिस है वो माना। रेसिप्रोकल लैटिस है ये माना हमने। अब हम ये मान रहे हैं कि ये इस पर अविलंबता है। जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो सीधी क्रिस्टल लैटिस के समूह पर अविलंबता है। माना ये अविलंबता है तो हम क्या मानेंगे, इनका और इनका जो अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, उसका मान 0 होना चाहिए। यानी ये दोनों अविलंबता है। क्या है ये? अविलंब है। तो हम इस चीज को प्रूव करने जा रहे हैं कि ये इनके बीच का कोण है और अदिश गुणनफल पे 90 डिग्री होता है या नहीं। तो हम ये करेंगे, इसके लिए ये माना कि G डॉट, इसको G को डॉट इससे करेंगे हम, प्रत्येक प्लेन का जो लैटिस प्लेन है इससे G को डॉट करेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम पहले यानी एक के साथ इसका डॉट करेंगे। पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तीनों के साथ देखेंगे। तो G डॉट इसको लिख देंगे पहले N1 A वेक्टर माइनस N2 B वेक्टर, ये भी बराबर होना चाहिए। अगली बार G डॉट, अगली बार इसको लिख देंगे सेकंड वाले पोजीशन वेक्टर को N1 A वेक्टर माइनस N3
सी वेक्टर बराबर अगली बार g डॉट n2 b वेक्टर माइनस n3 c वेक्टर। इन तीनों के साथ अदिश गुणनफल कर दिया हमने। अब हम g की वैल्यू भी रख देंगे। g की वैल्यू क्या है, ये है तो हमने पहले निकाल चुके हम, तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे a वेक्टर h प्लस b वेक्टर k प्लस c वेक्टर l। इसका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट इससे करेंगे n1 a वेक्टर माइनस n2 b वेक्टर। इससे करेंगे तो क्या आएगा, हम पहले पढ़ चुके थे साइड में। हम जैसे इस चीज को लिख सकते हैं, हमने पहले पढ़ लिया था कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना होता है 2 पाई। कितनी वैल्यू आपकी 2 पाई। और इस सेम के अलावा अगर दूसरा कोई सा भी पोजीशन वेक्टर है तो उसका वैल्यू कितनी होती है 0। तो हमारे केवल इसकी और इस जो a के साथ a को करेंगे उसी की वैल्यू आएगी, बाकी अदर के साथ शून्य आएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। इसके अलावा ये तो क्या होगा h और n1, यानी n1 h माइनस दूसरी बार कौन सा आएगा c। अगला बार दूसरा किस जो सेम होगा उसी का आएगा, b का b से और आएगा केवल, तो यानी k n2 क्या आएगा माइनस k n2। इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ भी 2 पाई आएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, बाकी अदर कंडीशन में इसका मान शून्य हो जाएगा। इसी तरह ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगली बार ये तो केवल हमने इसकी वैल्यू निकाली है, अब इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। इसमें भी कोई वैल्यू रखेंगे a वेक्टर h प्लस b वेक्टर k प्लस c वेक्टर l। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इससे n1 a वेक्टर माइनस n3 c वेक्टर से। तो इसमें करेंगे, इसमें क्या आएगा वही 2 पाई। यहाँ क्या होगा हमारा जो a है तो a का a से रहेगा, यानी n1h माइनस अगला दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन केवल c का c से रहेगी, तो c का c से l n3 क्या रहेगा n3 l। ये तीसरी कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। लास्ट तीसरी कंडीशन और लिखते हैं a वेक्टर h प्लस b वेक्टर k प्लस c वेक्टर l। इसका डॉट प्रोडक्ट तीसरे वाले से करेंगे n2 b वेक्टर माइनस n3 c वेक्टर से। तो इसकी टाइम कंडीशन हो गई 2 पाई। अब क्या आएगा इसकी टाइम, a का b से 0 हो जाएगा, b का केवल b से आएगा, यानी k n2 k माइनस अगला c का c से आएगा केवल, तो l n3 क्या आएगा l n3, तो n3 l। ये कंडीशन आएगी। और ये अभिलंब की कंडीशन दी है हमने। अगर ये अभिलंबता है तो इसकी सारे की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, शून्य के बराबर। तीनों की कंडीशन ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, g डॉट इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, g डॉट इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 0 के बराबर है तो यानी ये परपेंडिकुलर है, तो यानी यहाँ भी हमारी 0 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यहाँ भी 0 के बराबर वैल्यू और यहाँ भी 0 के बराबर वैल्यू होनी चाहिए। ये कंडीशन तब संतुष्ट होगी। आगे की वैल्यू निकालते हैं हम, यहाँ पर इनकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या आती है। तो पहली कंडीशन थी 2 पाई, इसमें क्या था n2b 2 पाई n1h माइनस अगला वाला है k n2 इसके बराबर 0 है, 2 पाई के बराबर 0, यानी इसको इसके बराबर लिख सकते हैं अपन n1h बराबर k n2। ये स्थिति हो जाएगी, ये फर्स्ट स्थिति हो गई। अगली बार इसको सेकंड को 0 करके उसके बराबर रखेंगे 2 पाई n1h माइनस n3h, ये भी 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर है, ये इसको इसके बराबर रख सकते हैं, यानी n1h बराबर क्या हो गया n3h। ये कंडीशन नंबर सेकंड हो गई। और लास्ट तीसरी कंडीशन है 2 पाई n2k माइनस n3l बराबर 0 है, ये इसके 0 के बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा, यानी n2k बराबर n3l। ये तीसरी कंडीशन होगी। तो इन तीनों कंडीशनों से यानी तीनों समीकरणों से हम क्या ज्ञात करते हैं, तीनों समीकरणों की स्थिति स्पष्ट तभी है, तीनों समीकरणों से स्पष्ट है कि यानी इनसे क्या स्पष्ट है, ये स्थिति हमारे पास आती है। तो यानी यहाँ ये केवल यही स्थिति तब संतुष्ट होगी जब पहली कंडीशन क्या होगी, जो n1 बराबर n1 की वैल्यू तो 1/h और n2 की वैल्यू बराबर 1/k और n3 बराबर 1/l। ये कंडीशन होगी। ये तीसरी कंडीशन स्थिति होती है, तब ही ये एक दूसरे के अवलंब होते हैं, यानी जो रेसिप्रोकल
जो लैटिस होती है उसका जो इसके अविलंब या सीधी लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस, उसके अविलंबता होंगी केवल तभी जब n1 बराबर 1/h, n2 बराबर 1/k और n3 बराबर 1/l ये कंडीशन हो। तो ये हमने इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। जहां पर जो HKl है, H, K और L ये क्या होते हैं, ये HKl जो सीधी डायरेक्ट लैटिस है वो उसकी लैटिस है, उसके मिलर सूचक है। इसके हैं मिलर इंडिसेज होते हैं। जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसके सापेक्ष ये क्या है, इसके मिलर सूचक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया इस चीज को। यहाँ पर ये यानी ये इसके परपेंडिकुलर होता है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करके देख लिया है। आगे हम सेकंड प्रॉपर्टी भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेसिप्रोकल लैटिस होती है, उसकी यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो सीधी लैटिस या डायरेक्ट लैटिस सेल की है, उसकी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसके परपेंडिकुलर वो व्यस्त समानुपाती होता है। इसको हम कल सिद्ध करेंगे।